हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को, है ना। तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका वाला चैप्टर, जिसमें आज है एक न्यू टॉपिक की बारी। अगर मैं बात करूं आपसे, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है इस चैप्टर में, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आखिर कोशिका क्या होती है, किसने की थी कोशिका की खोज, कोशिका कितने प्रकार की होती है, और साथ ही साथ इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था केंद्रक के बारे में। ठीक है, बढ़ाएंगे इसी चैप्टर को आगे, जिसमें आज हम जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली को, यानी कि जिसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ओके, चलिए फिर प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, क्या इसका काम है, सब चीज हम लोग जानेंगे। तो एक जो कोशिका होती है, कोशिका के सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है, आप कह सकते हो सबसे बाहरी संरचना कह सकते हो, तो वो कौन होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कोशिका के बारे में और पढ़ी थी इसकी खोज, तो एक टर्म आया था, वापस रिपीट करेंगे। मैं वापस बोल रही हूँ, इस टर्म को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। जीव द्रव्य जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है? प्रोटोप्लाज्म। क्या बताया था मैंने आपको इसके बारे में कि प्लाज्मा झिल्ली आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या कहलाए जाते हैं? जीव द्रव्य कहलाया जाता है। जिसमें से केंद्रक हम पढ़ चुके हैं, मैंने बोला था आपको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी, तो आपके जो भी सवाल हैं जो अभी मन में आते हैं ना कि आखिर क्या होता है ये, मैम प्लाज्मा झिल्ली क्या है, तो वो धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जाएंगे। जैसे केंद्रक को लेकर कई सवाल थे, वो दूर हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली को आज, एंड फिर आगे कोशिका द्रव्य, कोशिकांग, इस तरीके से। प्लाज्मा झिल्ली, मैंने बोला ये तीनों चीजें मिलकर जीव द्रव्य को बना रही हैं। ये रही हमारी कोशिका। अब ये जो लाइन मैंने बनाई है, यही क्या है? मैंने कहा बेटा एक सेल बना रही हूं मैं, एक कोशिका, और मैंने ये बनाया है यहाँ पे, ये रहा इसके अंदर पूरे में जेली जैसा पदार्थ, ठीक है, जो कि क्या है? कोशिका द्रव्य है। इसी के अंदर यहाँ पर क्या है? ये आपका केंद्रक है। तो प्लाज्मा झिल्ली कौन सा होता है बेटा? सबसे बाहरी आवरण। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक, तो कोशिका का ये भी लिख दूं आपको ताकि आपको आसानी रहे, एंड प्लीज इनको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण हमारा कहलाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली। तो लिख दें इसका नाम क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम कोशिका झिल्ली भी कह देते हैं। तो आप लिख लीजिए या कोशिका झिल्ली। ओके है, तो ये होती है। अब बात आई कि भाई सबसे बाहरी आवरण है, इसका काम क्या है आखिर? ठीक, तो याद रखिएगा, एक कोशिका के अंदर अगर किसी चीज को आना है, यानी कि कोशिका के अंदर कोई चीज आएगी या फिर कोशिका से कोई चीज बाहर जाएगी, वो इस प्लाज्मा झिल्ली से होकर जाती है। और ये सभी चीजों को अंदर और बाहर आने नहीं जाने देगी। इसकी बहुत, ये मान लो कि जैसे स्कूल में गार्ड होते हैं ना, कि वो सबको अंदर नहीं आने देंगे, सबको यानी पूछते हैं पहले कौन है, तो जो सही लगता है, जो जानता है, उसी को आने देते हैं, वरना ऐसे किसी को नहीं आने देते। तो ये प्लाज्मा झिल्ली भी कुछ ऐसे ही है। क्या है प्लाज्मा झिल्ली? तो ये जो होती है, ये सभी पदार्थों को अपने से अंदर और बाहर जाने की अनुमति नहीं देती, कुछ ही पदार्थों को अपने से, यानी कि भाई कोशिका के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देती है। तो इसके लिए एक पॉइंट लिख लो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया है, सबसे बाहरी आवरण या सबसे बाहरी झिल्ली, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि कोशिका के अंदर तथा बाहर
पदार्थ इसी प्लाज्मा झिल्ली से होकर जाते हैं। यह कुछ ही पदार्थों को ठीक है अंदर व बाहर, कहां पे? कोशिका के अंदर, ठीक है। कोशिका के अंदर व बाहर जाने की अनुमति देती है, ठीक है। यानी कि कोई भी, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आया और कोशिका के अंदर चला गया, नहीं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर अगर किसी पदार्थ को आना है या किसी पदार्थ को कोशिका से बाहर जाना है तो वो इस प्लाज्मा झिल्ली से होकर जाएगा, क्योंकि भाई सबसे बाहरी आवरण है। अब ना ये सबको बाहर जाने देगी ना सबको अंदर आने देगी, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। आप बोलोगे वर्णात्मक क्या होता है? तो आप बेटा यहाँ पे देख रहे हो झिल्ली, सबसे बाहरी आवरण जो है हमारा, है ना। तो झिल्ली, यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आया, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। झिल्ली कोई एक प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, ये काम आएंगे आपको अभी आगे वाले, यानी कि अभी हम थोड़े जैसे जैसे इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे काम आएंगी, है ना। ये जो झिल्ली है, ओके, 4 तरीके से होती है, यानी कि झिल्ली बेटा कितने प्रकार की है? 4 तरीके से। बात आई मैम, कौन कौन सी? तो नंबर 1 आप लिखेंगे पारगम्य झिल्ली, ठीक है। सेकंड नंबर पर अपारगम्य झिल्ली, क्लियर। नंबर 3 पर आपकी यहां पर जो झिल्ली आती है बेटा वो होती है आपकी चयनात्मक, वह वर्ड यूज नहीं करेंगे, या यूज करते हैं। या तो आप इसको चयनात्मक कह सकते हैं या आप इसको वर्णात्मक कह सकते हैं। तो चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ओके, क्लियर है। एंड बिल्कुल लास्ट होती है आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, क्लियर है। तो झिल्ली बेटा 4 तरीके से होती हैं, एक पारगम्य, एक अपारगम्य, एक चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य, एक होती है अर्ध पारगम्य। ये होती क्या क्या है, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, प्लाज्मा झिल्ली। मैं आपको बोलूंगी बेटा ये झिल्ली का ये वाला प्रकार है, बाकी क्या होती है, क्योंकि आगे ये भी काम आएगी, आपको पता होनी चाहिए। ओके, अभी हम जब पढ़ेंगे ना परासरण और विसरण तब आपको समझ आएगा। पारगम्य कौन सी होती है? आपने देखा होगा जब आप स्कूल जाते हो, एग्जाम होते हैं तो आपसे बोला जाता है कि ऐसी किट लेकर आना जिसमें आपको मतलब टीचर्स को ना ज्यादा ढूंढना ना पड़े, बस बाहर से देखा, अच्छा पेन है, चलो ठीक है जाओ, यानी ट्रांसपेरेंट। पारगम्य झिल्ली क्या होती है? पारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जिसके आर पार क्या होता है, यानी कि भाई हम कह सकें कि जाया जा सके। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे झिल्लियों की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे चारों झिल्लियों को पढ़ेंगे कि पारगम्य क्या है, अपारगम्य क्या है, चयनात्मक या वर्णात्मक। वैसे हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो हमारी कौन सी होती है? चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होती है, अभी बताऊंगी। सबसे पहले पारगम्य पे आ जाइए। पारगम्य झिल्ली क्या है? ओके, पारगम्य झिल्ली बेटा वो झिल्ली है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, मैंने बोला बेटा यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ अणु है, ये कुछ पदार्थ हैं।
ठीक है, आपको ये दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। अब इसने क्या किया, जैसे एक को नहीं, इसने सभी को परमिशन दे दी कि तुम सारे के सारे जाओ, तो ये सारे के सारे इधर से इधर आ गए। ठीक है, अभी ये सारे कहाँ थे, यहाँ थे, अब ये सारे यहाँ से यहाँ पर आ गए। तो इसने क्या किया, इस झिल्ली ने इन सभी को इधर से इधर जाने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। क्लियर है। तो पारगम्य झिल्ली कौन सी झिल्ली होती है, जिसके आर पार जाया जा सके। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है, तो आ जाइए फिर फटाफट से। अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। अपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है, यानी कि जैसे विलोम शब्द पढ़ते थे ना दिन रात, तो ये मान लो ये दोनों ऐसी हैं, पारगम्य अपारगम्य। पारगम्य वो है जिसके आर पार जाया जा सके, जबकि अपारगम्य जो होती हैं ये वो होती हैं जिसके आर पार जाया ना जा सके। मैंने बोला बेटा यहाँ पे ये 4, ठीक है, अणु थे, 4 मॉलिक्यूल्स थे। अब इसने मेम्ब्रेन ने क्या किया कि इसने किसी को भी इधर से इधर आने नहीं दिया। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इसने किसी को भी इधर से इधर आने की अनुमति दी ही नहीं है। तो ऐसी झिल्ली को हम बोलते हैं अपारगम्य। अब नंबर 3 पर आई बेटा चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, यानी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, और चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली ही होती है। क्यों, नाम में क्या है, चयनात्मक, यानी कि चयन करके भेजेगी, कोई फिक्स नहीं है कि सबको भेज देगी। वर्णात्मक का भी फिक्स नहीं है यहाँ पे, है ना। तो भाई आप या तो ये वर्ड यूज कर लो चयनात्मक, या बेटा आप यूज कर सकते हो वर्ड वर्णात्मक वाला। ठीक है, अब ध्यान से अब देखो इसको। ठीक है, इस डायग्राम में अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आप क्या नोटिस कर पा रहे हो, तो आप मुझे क्या बोलोगे, आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, बताइए। अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखना। आपने देखा ये रेड कलर की जो डॉट्स हैं, बोल नहीं है, कोई गेम नहीं चल रहा है ना। ये जो है डॉट्स जो है एक्चुअली ये अणु है। अब आप देखो ध्यान से कि कुछ तो यहां से उधर जा रहे हैं, लेकिन कुछ यहीं से टकरा कर वापस हो गए, यानी कि कुछ तो यहां से इधर आ गए। ये तो देखो, ये ध्यान से देखो, यहां से कुछ तो जा रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब नहीं आ पा रहे। तो इसने क्या किया, इसने सभी को जाने नहीं दिया, कुछ ही पदार्थों को क्या किया, अपने से आर पार जाने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं चयनात्मक या पारगम्य झिल्ली। और हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कैसी होती है, चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली ही होती है। क्लियर। अब बात आई अर्धपारगम्य कौन सी होती है, अर्ध मतलब आधी। तो ये क्या करती है, तो याद रखिएगा अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो सिर्फ जल को, ठीक है, किसको बेटा, जल को क्या करती है, अपने में से आर पार जाने देती है। ओके है, क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बताओ, बहुत अच्छे से क्लियर। चलिए, तो चारों झिल्ली क्लियर। पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है, जिसके आर पार जाया जा सके। अपारगम्य जिसके आर पार, यानी कोई भी पदार्थ जिसके आर पार नहीं जा सकता। चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो सभी पदार्थों को अपने से आर पार जाने नहीं देती है, सिर्फ कुछ ही पदार्थों को आर पार जाने देगी। एंड अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है ये सिर्फ जल के अणुओं को जाने देती है। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे यहां पर प्लाज्मा झिल्ली में, कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है बेटा, प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक या वर्णात्मक, ठीक है, पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है,
क्लियर है? अब बनी किसकी होती है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको येलो कलर की बॉल्स दिख रही है, एक ऊपर लाइन दिख रही है, एक नीचे लाइन दिख रही है, एंड बीच में पर्पल कलर दिख रहा है। कुछ समझ आ रहा है इससे क्या है? बताओ, कुछ समझ आ रहा है? बताओ जल्दी, कुछ समझ आया? किससे बनी है? ध्यान से देखो इसको, कुछ समझ आ रहा है तो जल्दी से बताइए फटाफट, क्या समझ आया? तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा एक येलो पर्पल कलर, दो चीज हमें दिख रही है, यानी कि दो चीजों से ही बनी है। और पता है किस किस से? तो हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। ओके, एंड साथ ही साथ याद रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, कठोर या लचीली? आपके मन में ये भी सवाल होंगे, ठीक है? तो कैसी होती है भाई, बताओ? तो बेटा प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लचीली होती है। ओके, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। ओके है? क्लियर? तो कितने पॉइंट्स हो गए? जल्दी से रिवाइज करो फटाफट से। सबसे पहले क्या है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। आप इसको बाहरी झिल्ली कह सकते हो, लेकिन अगर पूछेंगे सबसे बाहरी झिल्ली, बाहरी आवरण का नाम क्या, तो आप हमेशा बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ आएगा या फिर कोशिका से कोई भी पदार्थ बाहर जाएगा तो वो इसी झिल्ली के माध्यम से होकर जाएंगे। ठीक है, और ये कैसी होती है? ये जो होती है ये चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो सभी पदार्थों को अपने से आर पार जाने नहीं देती, कुछ ही पदार्थों को अपने से आर पार जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। एंड प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? लचीली होती है। ओके, अब आगे आ जाइए। अब यहां पर ध्यान से देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगी, किस किस ने शादी में जब गए हैं तो वो रसगुल्ला खाया है? शादी में गए हैं भाई, सभी गए होंगे, है ना? ऐसा तो कोई नहीं बचा होगा, जा रखे हो ना। तो शादी में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वो क्या होती है? वैसे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, एक बहुत ही कॉमन है एंड वो है रसगुल्ला या गुलाब जामुन। आपने देखा है जब आप उसे खाते हो क्या चीज देखते हो कि जब आपको दिया जाता है तो हम देखते हैं रसगुल्ला आधा रस जो उसकी चाशनी होती है उसमें डूबा होता है, आधा ऊपर की तरफ बाहर होता है। एग्री? ऐसे ही होता है ना? कोई कंजूस होते हैं सिर्फ रसगुल्ला दे दिया लो। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो आप चाहे शॉप पर वगैरह कहीं पर भी जाओ, आप एक चीज देखते हो कि रसगुल्ला रस में डूबा होता है, चाशनी में। अब वो आधा तो बाहर की तरफ होता है, आधा चाशनी में डूबा है। तो ऐसे ही कुछ इसके साथ होता है। क्या होता है कि ये किसकी बनी होती है? आपकी लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये जो है आपकी ये है लिपिड, और प्रोटीन इसमें ऐसे ही धसी होती है। यानी कि वो चाशनी जो है वो क्या है? लिपिड, और प्रोटीन क्या है? वो रसगुल्ला जो आधा डूब रहा है आधा बाहर है, आधा डूब रहा है आधा बाहर है, वो। ओके, चलिए आ जाओ। अब यहीं पर आपको आते हैं बेटा दो इसमें प्रोसेस पढ़ने के लिए। कौन कौन से? यहाँ पे दो टर्म आएंगे, एक आता है बेटा विसरण, एक आता है बेटा परासरण। ठीक है, विसरण और परासरण आखिर है क्या? एक बहुत सिंपल आम शब्दों में बोलूंगी, जिनमें ये नॉर्मली पाया जाता है, जिनमें नॉर्मली पाया जाएगा। ठीक है, विसरण जो होता है बेटा नॉर्मली अगर हम बात करें किस में होगा जनरली, तो बेटा ये गैसों में होता है मुख्य रूप से। वैसे भी हो जाता है, ठीक है, अदर तरीके से कि भाई फैलाव है, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ गैस में ही होगा, नहीं, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ गैस में होता है। तो विसरण जो होता है मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो वो गैसों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये अलग तरीके से पाया जाता है। परासरण जो होता है मुख्य रूप से ये जल में होता है।
ठीक है, क्लियर है? ओके, अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करेंगे विसरण की। बेटा विसरण का जो मतलब होता है, बहुत ही आम भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं, वो होता है फैलाव का। ओके, क्या होता है? वो होता है फैलाव का, यानी कि विसरण का मतलब ही फैलाव है। अगर मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेती हूँ जो स्कूल टाइम में सबके साथ होती है, हम जब फर्स्ट टाइम क्या कभी भी जैसे हो जाता है, सीन हो जाता है कि भाई पेन है हमारे पास, की इंक निकल रही होती है और हल्का सा हमने उसे अगर मुंह से खोल दिया तो पूरे मुंह में भी ऐसा नीला इंक या काली पूरा ऐसा फैल जाती है ना। और जब आप हाथ धोने जाते हो, आपने देखा कि वो कैसे फैल जाता है, पूरा ऐसे पानी बहता है, तो इंक को जब पानी में डाला वो क्या फैल गई। तो विसरण का मतलब ही फैलाव है। ओके, गैस क्या होती है? पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस क्रिया के जरिए गैसों को लेते हैं और बाहर निकालते हैं? विसरण की क्रिया के जरिए। इसलिए मैंने बोला मुख्य रूप से विसरण जो होता है वो गैसों में होता है। अब विसरण क्या, मैंने बोला सिंपल मतलब है इसका फैलाव। ठीक है, अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है बेटा? कोशिका। हमारा शरीर किससे बना है भैया? कोशिका से ही तो बना है। ठीक है, अब कोशिका से हमारा शरीर बना है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये है कोशिका। हम कौन सी गैस को लेते हैं, कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? बताइए, किसी को पता है हम कौन सी गैस लेते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई, सिंपल सी बात है बेटा, हम किसको लेते हैं? O2 को हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? O2 को हम लोग ग्रहण करते हैं, जबकि CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भाई? O2 को ले रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। अब सोचो कि हमारी जो शरीर किससे बना है? कोशिका से। ठीक है, तो कोशिका को किस गैस की जरूरत होगी? सिंपल सी O2 को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। अब देखो, अगर यहाँ पे बेटा CO2 है हमारी कोशिका में, बहुत ज्यादा हो गई है। क्या बोला मैंने बोला बेटा कोशिका में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई और बाहर वातावरण में कैसी है? कम है। तो ये कहाँ जाएगी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से निकालना है, क्यों? क्योंकि हमें O2 चाहिए। तो ये कहाँ जाएगी? अंदर से बाहर की तरफ। अब मैंने बोला हमारी जो कोशिका है उसमें क्या हो गई? अब ध्यान से देखो, ये कोशिका थी, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, इसको बाहर निकालना है। ठीक है, और O2 अंदर कम है, O2 को अंदर लेकर आना है। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि भाई हमें जरूरत है O2 की, यानी कि चीजें कहाँ जा रही हैं? ज्यादा से कम की तरफ। मैंने बोला बेटा CO2 ज्यादा होगी, CO2 को बाहर निकालना है ना। कोशिका में हमें क्या चाहिए भाई? हमें ऑक्सीजन चाहिए, और O2 कम है, हमें O2 को क्या करना है? यहाँ पे ज्यादा करना है। तो CO2 को बाहर निकालेंगे, यानी कि ये कहाँ से? उच्च सांद्रता से। सांद्रता का मतलब क्या होता है बेटा? मात्रा। ठीक है, तो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाती है। ठीक है, यानी कि इसकी गति कहाँ हुई है? उच्च सांद्रता से आपका कम, या आप यूज कर सकते हो वर्ड निम्न सांद्रता। ठीक है, तो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की और क्या होती है बेटा? इनकी गति होती है। ओके, तो अब सोचो यहाँ पे CO2 ज्यादा थी, है ना, बाहर क्या हो गई भाई? कम। तो भाई CO2 को बाहर भेजना है ज्यादा से कम, क्योंकि हमें क्या चाहिए? O2 कम है। अब O2 बाहर से कहाँ आएगी? अंदर की तरफ आएगी। तो कहाँ हो रही है विसरण क्रिया? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और याद रखिएगा, विसरण की क्रिया में हमें किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। विसरण की क्रिया में हमें किसी झिल्ली की आवश्यकता
नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। ये तो विसरण की बात थी। अब अगर हम बात करें किसकी, परासरण की, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो परासरण क्या है? मैंने अभी बोला किसमें होता है, जल के अणुओं की गति। ठीक है, बिल्कुल। तो जल के अणुओं की गति। अब यहां पे आप 3 पॉइंट को पढ़ेंगे, तो आपको 3 पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, विलायक, विलय और विलयन। अब थोड़ी यहां पे केमिस्ट्री आने वाली है ना, थोड़ी यहां पे केमिस्ट्री आने वाली है। वो केमिस्ट्री नहीं जो सोच रहे हो, रसायन विज्ञान वाली केमिस्ट्री। ठीक है, तो विलायक, विलय और विलयन क्या होते हैं, किसी को पता है इन तीनों के वर्ड? तो ये सबसे पहले इन तीनों को जानना है, क्योंकि ये परासरण की क्रिया में आपको हेल्प करेंगे। देखो, एक मेरे पास ये बर्तन है कोई, ठीक है, ये क्या है, बर्तन है। मैंने इसमें क्या लिया, पानी ले लिया। क्लियर? ये पानी क्या है, ये जो पानी है क्या है, ये होता है विलायक। ओके, अब जो चीज हम इसमें मिलाएंगे, चाहे नमक मिलाएं, चीनी मिलाएं, यानी कि जो भी चीज मैं इसमें मिलाऊंगी वो क्या होगा, वो होगा विलय। ठीक, ओके। अब ये मान लो कि मैंने इसमें मिला दिया रेत। ठीक है, अब ये जो मैंने रेत मिलाया, लाल कलर का बनाया ताकि आपको दिख जाए। अब ये मैंने जो चीज इसमें डाली है, ये जो मिलाया है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है विलय। ठीक है, तो जो ये पानी था, ये पानी क्या था, हमारा विलायक, यानी कि जल क्या है, विलायक है। जो चीज हम मिलाते हैं वो होता है क्या, वो होता है हमारा विलय। ओके, अब मैंने सोचो एक चम्मच ली या कुछ ऐसा जिससे मैं इसको मिक्स कर सकूं। अब मैंने चम्मच ली और उसको पूरे को ऐसे हिला दिया, मिक्स कर दिया बढ़िया तरीके से, इस तरीके से। अब ये पूरा मिल जाएगा, रेत और पानी आपस में मिल गए, या पानी में नमक डाला या चीनी डाली वो आपस में मिल गए, है ना। तो वही चीज अब वो मिल चुके हैं, अब क्या बन गया, विलयन। यानी कि बेटा क्या होता है आपका विलायक प्लस विलय क्या होते हैं बेटा, विलयन। क्लियर है? तो विलय क्या है, जल, जो चीज हम मिलाते हैं विलय, दोनों को मिक्स कर दिया, विलयन। ठीक है, अब परासरण की क्रिया भी जो होती है बेटा, ये भी कहां से कहां की तरफ होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। ठीक है, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले ठीक है, क्षेत्र की ओर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, कैसे होगा अब आओ ध्यान से। मैंने आपको क्यों समझाया था विलय, विलयन, विलायक क्या होते हैं, क्या भी समझाया था? नहीं, क्योंकि यहाँ पे काम आएंगे। अब ध्यान से देखो एक चीज, उससे पहले एक और पॉइंट समझ लो, क्योंकि वो यहाँ पे आने वाला है। पहले मैंने ये एक बर्तन बना देती हूँ। ठीक है, मैंने एक बर्तन बना दिया बेटा, है ना। अभी यहाँ पे झिल्ली जाएगी एक। ठीक है, ये एक झिल्ली है। क्या किसी को आइडिया ये कौन सी झिल्ली है? किसी को आइडिया ये कौन सी झिल्ली है? क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था
परासरण हो रहा है, किसमें हो रहा है, जल के अणुओं की गति है। और मैंने जब झिल्ली बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ये सिर्फ किसको परमिशन देती है, जल के अणुओं को। यानी कि परासरण की क्रिया में अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी झिल्ली है, तो बिल्कुल परासरण की क्रिया में हमें झिल्ली की आवश्यकता होती है। याद रखना, विसरण की क्रिया में हमें किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं है, जबकि परासरण की क्रिया में हमें झिल्ली की आवश्यकता होती है। कौन सी झिल्ली की, अर्धपारगम्य झिल्ली की। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पे, परासरण की क्रिया में ठीक है, किसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। ओके, तो अब मैंने बोला बेटा यहाँ पे झिल्ली है, तो ये कौन सी झिल्ली है बेटा, अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी कि सिर्फ किसको जाने देगी, जल के अणुओं को जाने देगी। अब भाई चाशनी सभी ने बनाई है घर में अपने, सभी ने बनाई है चाशनी, है ना। जब मिठाई बनती है, चाशनी तैयार होती है ना, चाहे लड्डू बनाओ, मिठाई बनाओ, तो चाशनी में क्या करते हैं, पानी और चीनी को डाला, पानी वहां पे कम रखा है, चीनी को ज्यादा, तो ऐसी कुछ है। मैंने बोला बेटा यहां पे पानी है, ये रहा, ठीक, क्लियर है। मैंने बोला पानी यहां पे भी है, ओके, पानी उस तरफ भी है। ये क्या हो गया हमारा, जल क्या है, विलायक। ठीक है, जल क्या है, विलायक। ठीक, अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें डाली चीनी। ठीक है, ये रही चीनी, यहां पे ये रही, मैंने इसमें चीनी डाल दी। ओके, क्या कर दिया बेटा, इसमें मैंने चीनी डाल दी। अब हम जो चीज हम मिलाते हैं वो क्या होता है, वो होता है विलय। ओके, अब हम यहां पे भी मिला दें। अच्छा, एक चीज नोटिस करी आपने, इसमें क्या नोटिस कर रहे हो आप यहां पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या नोटिस करी चीज, तो आप क्या बोलोगे, क्या नोटिस किया। तो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने पानी कम लिया, वहां पानी ज्यादा है, यानी यहां पे विलायक कम है, वहां विलायक ज्यादा है। यहाँ पे चीनी जो है वो ज्यादा है, लेकिन वहां पे चीनी कम है, यानी कि यहाँ पे विलय ज्यादा है, वहां पे विलय कम है। अब होगा क्या, और मैंने आपसे क्या बोला है कि भाई परासरण कहाँ होता है, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होगा, है ना, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। अब कैसे, तो ध्यान से देखना, और हो किस में रहा है, जल के अणु, यानी कि गति किसकी होगी, जल की होगी, लेकिन कहां से किस तरफ, उच्च से निम्न है, ज्यादा कहां पे, उच्च किस तरफ है, जल उधर, इधर क्या है, कम है ना, तो कहां से होगी, उधर से इधर की ओर आने लगेगा। तो जैसे चाशनी जो बनती है, गाड़ी कहाँ की बनेगी, जिसमें चीनी ज्यादा होती है, वो गाड़ी ज्यादा बनती है ना। तो ये मान लो कि बेटा यहाँ पे अब जल किधर है, इधर ज्यादा है, यानी कि उच्च सांद्रता इधर है। अब ये कहां से, निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि इधर जल की मात्रा क्या है, कम, तो उच्च से निम्न की ओर आने देगा। और ये झिल्ली कौन सी थी, अर्धपारगम्य झिल्ली थी, जो सिर्फ जल के अणुओं को ही क्या करती है, अपने में से आर पार जाने देती है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो ये जल धीरे धीरे चल के कहाँ लगे, जल धीरे धीरे इधर आना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से कौन सी क्रिया हुई, परासरण की क्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जल के अणुओं में गति हुई है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये होती है बेटा परासरण। तो आज जो मैंने आपको पॉइंट्स कवर कराए हैं बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, ठीक है। सेकंड नंबर बेटा मैंने आपको बताया कि आखिर जो झिल्ली होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ताकि आपको क्लियर हो, है ना, यानी कि झिल्ली के प्रकार समझाती है। क्लियर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आखिर विसरण क्या होता है, एंड देन मैंने आपको बताया परासरण क्या होता है। ठीक, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से
चलिए, तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें आज, यानी कि ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने किए हैं आज कवर, एंड इसी के साथ आपका प्लाज्मा झिल्ली वाला टॉपिक भी होता है पूरा। अब नेक्स्ट क्लास की अगर मैं आपसे बात करी हूँ, नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, तो नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी आखिर कोशिका द्रव्य है क्या, कोशिकांग क्या होते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर। चलिए, तो आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ आया है। आपको बनाने हैं नोट्स एंड ध्यान से देखना है लेक्चर को, एक चीज समझ नहीं आती है दोबारा देखो, एंड फिर भी कोई क्वेश्चन लगता है मुझसे आप बिना उसके पूछ सकते हो, बिना कोई टेंशन के, बिना झिझक के। ओके बच्चा, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोशिका द्रव्य के साथ। क्या होते हैं कोशिकांग, जिसकी वजह से एक कोशिका जीवित रहती है। जानेंगे राइबोसोम क्या होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है, यही तो है कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जानेंगे इन सभी को। एंड मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चे ख्याल रखेंगे एंड प्लीज नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।